तो अवेंजर्स डूम्सडे में हमें गॉड एम्परर डूम देखने को मिलने वाला है। गॉड एम्परर डूम कोई नॉर्मल विलन नहीं है, ये बंदा लिटरली एक क्रिएटर बन गया था। उसने बेयॉन्डर की पावर ले ली, मल्टीवर्स कोलैप्स होने के बाद खुद की एक दुनिया बनाई जिसका नाम बैटल वर्ल्ड रखा। मतलब उस पॉइंट के बाद डॉक्टर डूम एक इंसान नहीं, एक कॉन्सेप्ट बन गया जहां उसके हाथ में पावर, विल और कंट्रोल सब कुछ था। तो सवाल ये है कि अगर ऐसा डॉक्टर डूम सामने खड़ा हो जाए तो कौन है ऐसे हीरोज जो उसके सामने टिक सकते हैं। चलो आज की इस वीडियो के अंदर हम 10 ऐसे हीरोज जो कभी ना कभी किसी स्टोरी लाइन में उस पॉइंट तक पहुंच गए थे जहां गॉडहुड एक चॉइस लगती है, उनके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि क्या वो डॉक्टर डूम के सामने टिक पाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं र्यून किंग थॉर की। ओरियन फोर्स अलग चीज है, पर जब थॉर ने र्यून्स का ज्ञान पा लिया तो उसने मल्टीवर्स के कोड को समझना शुरू किया। रूइंस वो सिंटैक्स है जिससे रियलिटी लिखी गई है। थॉर ने उस लेवल पर जाकर गॉड्स के भी गॉड्स को एग्जिस्टेंस से मिटा दिया था। मतलब डूम की बैटल वर्ल्ड का सोर्स ही अगर उसके हाथ लग जाए तो वो सोर्स डिलीट हो सकता है। डूम की पावर चाहे बेयॉन्डर फोर्स हो या गॉड एनर्जी, र्यून किंग थॉर के सामने वो एक प्रोग्राम बन जाता है जिसे रीराइट किया जा सकता है, और जहां रीराइट पॉसिबल है वहां डूम का कंट्रोल खत्म। इसलिए लॉजिकली र्यून किंग थॉर गॉड एम्परर डूम के खिलाफ सबसे एफिशिएंट काउंटर हो सकता है। इसीलिए शायद तक उसको मार्वल की स्टोरी लाइन से साइडलाइन कर दिया गया एक ही कहानी के बाद से। अब आते हैं कॉस्मिक स्पाइडरमैन पे। ये वही पीटर पार्कर है जिसे यूनिपावर ने चूज किया था और जो कैप्टन यूनिवर्स बना था। ये पावर किसी प्लैनेट का नहीं, प्योर कॉस्मोस का डिफेंस मैकेनिज्म है। डॉक्टर डूम के पास जो बेयॉन्डर फोर्स है वो भी सेम स्केल पे ऑपरेट करती है। मतलब यहाँ एक यूनिवर्सल लेवल सिमेट्री बन जाती है। दोनों रियलिटी मैनिपुलेट कर सकते हैं और दोनों के पास मैटर और एनर्जी कंट्रोल का फुल एक्सेस है। डिफरेंस सिर्फ यही है कि डॉक्टर डूम के पास ईगो है और पीटर के पास है रिस्ट्रेंट। तो अगर कभी ये दोनों आमने सामने आए तो फाइट का रिजल्ट 50-50 है। डॉक्टर डूम ब्रूट फोर्स और गॉड कॉम्प्लेक्स से जीतने की कोशिश करेगा और पीटर एम्पैथी और क्लैरिटी से इसको काउंटर करेगा। इसीलिए कॉस्मिक स्पाइडर यहाँ पर एक अनप्रेडिक्टेबल इक्वलाइजर के रूप में देखा जा सकता है। तीसरा नाम बहुत ही ऑब्वियस है, जो कि है स्कारलेट विच का। एमसीयू में जितना दिखाया गया है उससे ज्यादा वांडा पावरफुल है, क्योंकि एमसीयू में जो भी दिखा है वो बस परछाई है उस वांडा की जो कि कॉमिक्स में एग्जिस्ट करती है। कियोस मैजिक कोई स्पेल नहीं है, ये प्राइमल डिसऑर्डर जिससे यूनिवर्स का बैलेंस बना रहता है। हाउस ऑफ एम में एक लाइन वो बोलती है जो कि है नो मोर म्यूटेंट्स, और उस एक लाइन की वजह से पूरी दुनिया रिराइट हो जाती है। बैटल वर्ल्ड डूम का इल्यूजन था, पर वांडा के लिए इल्यूजन रियलिटी है। अगर ये दोनों आमने सामने हो और इनके पास फुल कंट्रोल हो तो वो डूम के पूरे मल्टीवर्स को ब्लिंक में ही कोलैप्स कर सकती है या फिर रिराइट कर सकती है। प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ यही होगी कि वांडा इमोशनली अनस्टेबल है और डॉक्टर डूम मैनिपुलेशन का राजा है। तो अगर कभी स्टेबल वांडा डूम के सामने आ जाए जहां इमोशन और मैजिक दोनों बैलेंस में हो तो वो डॉक्टर डूम के लिए खतरा बन सकती है, वरना यहाँ पे डॉक्टर डूम उसको ओवरपावर कर जाएगा। अब बात करते हैं फ्रैंकलिन रिचर्ड की, जिसकी हाल फिलहाल में ही एंट्री हुई है एमसीयू के अंदर। ये बंदा डॉक्टर डूम का राइवल है और आयरनी यही है कि डूम खुद इसके पोटेंशियल से डरता है। फ्रैंकलिन म्यूटेंट है, बट इसके जीन्स में क्रिएशन का स्पार्क है। असल में फ्रैंकलिन ने अपने जीन्स को म्यूटेंट की तरह दिखाया था ताकि लोगों को लगे कि वो म्यूटेंट है, बट असल में वो उससे भी कई ज्यादा है। और अगर इस चीज की भनक लोगों को पड़ जाती तो सब उसके पीछे पड़ जाते, इसीलिए उसने खुद को एज अ म्यूटेंट दिखाया इतने समय तक। सेम चीज हमें फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर भी देखने को मिला, जहां पर उसने अपने जीन्स को रिराइट करके नॉर्मल दिखाया, जबकि वो बंदा कॉस्मिक लेवल पे है जिसको गैलेक्टस ने सेंस कर लिया था। तो आप समझ ही सकते हैं कि फ्रैंकलिन कितना ज्यादा पावरफुल है। वो जब बच्चा था तभी यूनिवर्सेस क्रिएट कर लेता था। इनफैक्ट सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स के बाद से उसने भी मदद की थी मल्टीवर्स को डिजाइन करने में, और इसीलिए शायद तक डॉक्टर डूम एमसीयू के अंदर उसके पीछे पड़ा है और हमें फैंटास्टिक फोर के एंड क्रेडिट सीन में देखने को मिला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डेविड हॉलर की, यानी कि लेजेंड। ये नाम जितना काम लगता है उतना अनस्टेबल है। मल्टीपल पर्सनैलिटीज और हर एक के पास अलग पावर। उसकी पावर हमेशा इंस्टेबिलिटी रही है, पर सोचो अगर एक दिन वो स्टेबल वर्जन में आ गए, मतलब हर एक पर्सनैलिटी एक सिस्टम की तरह सिंक्रोनाइज हो जाए, तो उसका रिजल्ट होगा एक ऐसा बीइंग जिसके पास टाइम मैनिपुलेशन, रियलिटी वेपिंग, टेलीकिनेसिस और मैटर कंट्रोल जैसे पावर साथ में हो। डॉक्टर डूम जितना भी पावरफुल हो वो एक सिंगल पैटर्न में ऑपरेट करता है, लेकिन लेजेंड के पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। और जब एक इनफाइनाइट पैटर्न एक फाइनाइट गॉड से टकराता है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि लास्ट में कौन बचता है।
अब स्टेबल की बात चली ही है तो एक और नाम यहाँ पे फिट बैठेगा और वो है सेंट्री। ये बंदा पावर ऑफ 1000 सन्स वाला डायलॉग नहीं, एक एक्चुअल फैक्ट है। सेंट्री की मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन एबिलिटी डूम के लेवल की है और उसके पास क्वांटम स्केल पर कंट्रोल है। वो मैटर को डिसअसेंबल और रीअसेंबल कर सकता है। अगर वो अपने वॉइड पार्ट के साथ पीस कर ले तो उसका एनर्जी आउटपुट बियॉन्डर लेवल का हो सकता है। डूम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका कंट्रोल और सेंट्री की सबसे बड़ी एज है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अगर वो अपनी पावर्स का हाईजैक करने वाला मोड एक्टिवेट कर ले तो डूम की एनर्जी को डूम के खिलाफ ही सेंट्री इस्तेमाल कर सकता। अब हम बात करते हैं हाइपीरियन की, जिसको मार्वल का सुपरमैन कहा जाता है और यही बोलकर इग्नोर कर दिया जाता है, इसीलिए सब उसको हल्के में लेते हैं। पर इमेजिन करो अगर सुपरमैन इतना पावरफुल है तो उसका मार्वल वेरिएंट कितना पावरफुल होगा। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं बता दूं कि हाइपीरियन थॉर के साथ मिलकर मल्टीपल बियॉन्डर से डायरेक्टली भिड़ गया था और वो भी तब जब वो अपने फुल फॉर्म में नहीं था। अब यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड कॉल हो सकता है कि ये डॉक्टर डूम को हरा सकता है या नहीं, बट मुझे लगता है कि चांसेस होंगे लेकिन थोड़े से कम। अब हम बात कर लेते हैं अगले कैंडिडेट की, जो कि है स्टार ब्रांड। ये एक कॉस्मिक मार्क है, एक फोर्स ऑफ बैलेंस। जब भी यूनिवर्स डेंजर में होता है तो स्टार ब्रांड अपना होस्ट चूज करता है। डूम के बियॉन्डर फोर्स भी यूनिवर्स के सिस्टम में डिस्टरबेंस ला रही थी और थियोरेटिकली स्टार ब्रांड एक नेचुरल करेक्शन होता है तो उसका ब्लास्ट बियॉन्डर लेवल एंटिटीज को वन शॉट कर सकता है, जो कि कॉमिक्स में हुआ भी है। प्रॉब्लम यह है कि होस्ट मॉर्टल होता है तो अगर डूम ने पहले स्ट्राइक कर दिया तो स्टार ब्रांड हार जाएगा, लेकिन अगर स्टार ब्रांड ने फोकस स्ट्राइक कर दिया तो डूम का बैटल वर्ल्ड एक झटके में खत्म हो सकता है। अब हम बात करें व्हाइट फिनिक्स ऑफ द क्राउन की, तो भैया फिनिक्स फोर्स एक अवतार होती है पर व्हाइट फिनिक्स उसका कोर है। ये वो एंटिटी है जो मल्टीवर्स के लाइफ और डेथ के साइकिल को रेगुलेट करती है। डॉक्टर डूम और बियॉन्डर मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं पर व्हाइट फिनिक्स उसे रिक्रिएट करती है। अगर ये किसी सुटेबल होस्ट जैसे कि होप समर्स को मिल जाए तो डूम के गॉड एनर्जी को भी वो अपने सामने इंफीरियर फील करवा सकती है। अब बात कर लेते हैं उस कैरेक्टर के बारे में जिसने गॉड एम्परर डूम को एक्चुअली में डिफीट किया था कॉमिक्स के अंदर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रीड रिचर्ड की, जिसने डॉक्टर डूम को जाकर डायरेक्टली चैलेंज किया और उसके पावर को यानी कि मॉलिक्यूल मैन को ही यहां पर मैनिपुलेट किया या फिर कहें सच से रूबरू करवाया। जहां पर डॉक्टर डूम ने ये खुद एडमिट किया कि अगर रीड रिचर्ड के पास ये पावर होती तो वो इस मल्टीवर्स को उससे बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकता था। और इतना सुनते ही वहां मौजूद मॉलिक्यूल मैन ने ये डिसाइड किया कि ये पावर जो वो डॉक्टर डूम को देकर गॉड एम्परर डूम बना रहा था वो असल में मिस्टर फैंटास्टिक डिजर्व करता है। देखा जाए तो यहाँ पर कोई 1-on-1 नहीं हुआ था, बल्कि ये फाइट ऑफ कैपेबिलिटी थी जहां पे रीड रिचर्ड ज्यादा कैपेबल था और इसीलिए वो डूम को वहां पे आउटस्मार्ट कर गया। तो गाइज, ये थे वो हीरोज जिन्होंने अपनी रियलिटी के बाउंड्री तोड़ दी और एक स्टेज में जाकर डूम के इक्वल बन गए। हर किसी का अप्रोच अलग था, कोई प्योर पावर से था तो कोई नॉलेज से, तो कोई कियोस से और कोई तो नेचुरल फोर्स का ही रूप था। डूम ने एक दुनिया बनाई जहां वो खुद रूल करना चाहता था, पर ये हीरोज वो लोग हैं जो उसके वर्ल्ड नहीं बल्कि पूरे एग्जिस्टेंस को रिराइट कर सकते थे, जिनमें से कुछ सिर्फ टक्कर दे सकते थे बट कुछ पूरी तरीके से रिराइट कर सकते थे। इसलिए गॉड एम्परर डूम अगर वापस आएगा तो उसके लिए असली चैलेंज होंगे ये लोग, और शायद तक इसीलिए इन लोगों को सीक्रेट वार्स के ओरिजिनल कॉमिक्स से काफी दूर रखा गया था। अब एमसीयू में हमें वही कहानी देखने को मिलने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कोई कैरेक्टर हमें दिख सकता है या फिर एमसीयू का कोई एग्जिस्टिंग कैरेक्टर इस पायदान तक पहुंच सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।